हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिज़िक्स फैंटम। आज मैं आपको क्लास 10th साइंस का मिड टर्म का एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाऊंगी। यहाँ पे देखिए, इस पेपर में टोटल 5 सेक्शंस आपको दे रखे हैं, जिसका फर्स्ट सेक्शन मैं पूरा डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। क्वेश्चंस भले ही 1 मार्कर्स थे, लेकिन फिर भी मैंने उनको इतना डेप्थ में जाके एक्सप्लेन किया है ना, इतने पॉइंट्स आपको दिए हैं कि अगर ये 2 या 3 मार्क्स की वेटेज में भी आते हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप इजीली इसके आंसर्स को अटेम्प्ट कर पाएंगे। आज हम इसका सेक्शन बी करेंगे, जो कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस है। देखिए मैं आपको दिखा दूं, ये है हमारे पास में सेक्शन बी, जिसका क्वेश्चन नंबर 17 आपको दे रखा है। और मैं आपको इसमें क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कोई भी आपको पैराग्राफ दे दिया जाएगा और उसके बाद में आपको पैराग्राफ को समझ के क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सो इसमें मैंने क्या किया है, जैसे कि ये पैराग्राफ जो है ना, इसमें एसिड और बेस से रिलेटेड बातें करी गई हैं, तो मैं आपको एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, पीएच पेपर क्या होता है, लिटमस पेपर क्या होता है, इसको काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी, जिससे कि अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से। तो देखिए, जो केमिकल्स होते हैं ना, उनका अपना एक डिस्टिंक्ट नेचर होता है। मतलब कि कुछ जो केमिकल्स होते हैं वो एसिडिक हो सकते हैं, मीन्स कि अम्लीय होते हैं, कुछ क्षारीय बेसिक हो सकते हैं, कुछ न्यूट्रल होते हैं, उदासीन होते हैं। तो अब कोई भी एसिड है ना, एसिड है, कोई भी जो केमिकल है वो एसिड है, बेस है या फिर न्यूट्रल है, तो इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि जो भी फूड पार्टिकल्स होते हैं, जितनी भी खाने की चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल लेमन, टोमेटो या फिर फ्रूट्स हैं, वेजीज़ हैं, कोई भी आप एग्जांपल में याद रख सकते हैं। तो जो खाने की चीज़ें होती हैं उनको तो हम टेस्ट से बता सकते हैं कि मतलब आप उसका टेस्ट कर सकते हैं और उसके बाद में आप बता सकते हैं कि ये चीज़ खाने में कैसी है, इसका टेस्ट कैसा है, खट्टा है, कड़वा है, मीठा है या कैसा टेस्ट है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत से ऐसे स्ट्रॉन्ग केमिकल्स होते हैं जिसकी ना तो आप फ्रेगरेंस कर सकते हैं, क्योंकि उससे भी वो भी आपके दिमाग पे असर करती है, प्लस और ना आप उसको टेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब आप ना टेस्ट कर सकते हैं, ना उस चीज़ को फ्रेगरेंस कर सकते हैं, तो उस केमिकल की आइडेंटिफिकेशन के लिए कि क्या वो एसिड है या बेस है, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको किसी न किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट तो होगी ही। तो उस चीज़ के लिए हमारे पास में पीएच पेपर और लिटमस पेपर जैसे सॉल्यूशंस आते हैं। क्या होता है इसको अभी मैं यही एक्सप्लेन करूँगी आपको। तो अब देखिए, कोई भी जो केमिकल है ना, या तो वो न्यूट्रल है या फिर एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो अब इन तीनों में से वो कुछ भी है, चाहे अम्लीय है, क्षारीय है, चाहे वो न्यूट्रल है, उदासीन है, तो इसको जो ये इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो डिपेंड करती है 2 चीज़ों के ऊपर। एक होता है H+ आयन और एक क्या होता है हमारा OH- आयन। अब कोई भी जो एक्वस सोल्यूशन होता है, एक्वस ये वर्ड जो है ना, ये एक्वस है, मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है। एक्वस का मतलब वो सोल्यूशन जो आप पानी मिला के उसको कंप्लीट करते हैं। तो जो भी एक्वस सोल्यूशन होता है उसमें जो केमिकल्स होते हैं ना, उसके रिलीज होने पे कि H+ रिलीज हो रहा है या OH- हो रहा है, तो उससे हमें पता चलता है कि जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं। अब इस चीज़ को देखिए, यहाँ पे ये आप इसमें नोट में लिख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये, कि जो केमिकल H+ आयंस को रिलीज़ करते हैं उन्हें हम कहते हैं एसिडिक, और जो केमिकल्स OH- को रिलीज़ करते हैं उसे हम बेसिक कहते हैं। ये स्टैटिक पोर्शन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। एसिडिक मतलब जो H+ आयंस को रिलीज़ करते हैं वो क्या है, एसिडिक मतलब कि अम्लीय, और जो OH- आयन को रिलीज़ करते हैं वो क्या होते हैं हमारे बेसिक, जिसको हम कहते हैं क्षारीय। अगर हम पीएच की रेंज की बात करें तो ये क्या होती है, 0 से 14 तक पीएच जो पेपर होता है उसकी रेंज होती है 0 से 14 के बीच में। अब क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आपसे 1 मार्कर क्वेश्चंस में, या फिर जो ऑब्जेक्टिव पेपर आता है, 1 डे एग्जाम होते हैं जो अगर आप जॉब की प्रिपरेशन करते हैं, तो वहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे ज़्यादातर पूछा जाता है तो वो पीएच की फुल फॉर्म पूछी जाती है। पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है, तो उसे कहते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। आई होप आपको अभी तक के टॉपिक्स, ये जो पॉइंट्स मैंने बोले ये समझ में आए होंगे। पहली चीज़ तो देखिए, जो केमिकल है उसकी डिस्टिंक्ट नेचर होता है वो न्यूट्रल, बेसिक और एसिडिक हो सकता है। अगर H+ आयंस रिलीज होते हैं तो वो एसिडिक है, OH- रिलीज होते हैं तो वो क्या है हमारा बेसिक है, क्षारीय है। अब ये जो पीएच रेंज है ना, ये कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, 0 से 14 तक जो पीएच रेंज है वो क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। पीएच की अगर फुल फॉर्म देखें तो वो होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर पोटेंशियल हाइड्रोजन भी आपको कई जगह पे पीएच की फुल फॉर्म आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए,
यहाँ पे जो पीएच पेपर है ना, मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ उसको ड्रॉ करके। जैसे ये पीएच पेपर है, ये यहाँ पे 7 है, इससे पहले भी कुछ नंबर्स होते हैं और इससे बाद में भी कुछ नंबर्स होते हैं। जो मैंने आपको रेंज बताई ना 0 से 14, तो ये क्या है, 0 यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से 7 तक के नंबर, और 7 से इधर यहाँ पे 14 तक ये नीचे हो गए। इतना समझ में आया आपको? तो ये क्या है, हमारा पीएच पेपर है, जहाँ पे 0 से 7 कुछ नंबर्स हैं, जो कि 7 नंबर पे क्या है, न्यूट्रल है, जिसको हम कहते हैं उदासीन। इससे ऊपर हमारे एसिड हैं और इससे नीचे हमारे बेस होते हैं। 7 से 14 के बीच का जो नंबर है वो किसके लिए, बेस है, क्षारीयों के लिए है। और 7 से ऊपर तक का जो 0 तक का नंबर है वो क्या है, एसिडिक के लिए, अम्ल के लिए है। यही चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको स्टैटिक पोर्शन में दे रखी हैं। जैसे कि जो सोल्यूशन जिसका पीएच क्या हो, लेस देन 7 हो, मतलब कि 7 से कम हो, तो वो क्या होगा, हमारा एसिडिक सोल्यूशन होगा। और जिसका पीएच 7 से ज़्यादा होता है तो उसे हम बेसिक सोल्यूशन कहते हैं या फिर अल्कलाइन। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि जो अल्कलाइन सोल्यूशन होता है उसका पीएच क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि 7 से ज़्यादा जिसका पीएच होगा, जैसे 8, 7.5, 7.2, 9, 10, 11, इस तरीके से जो पीएच 7 से ज़्यादा होता है वो हमारा क्या होता है, अल्कलाइन होता है। दोबारा से एक बात देख लीजिए, लेस देन 7 है तो वो क्या है, एसिडिक है, मतलब कि अम्लीय है। 7 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 7 है तो वो बेसिक है और उसे हम एल्कलाइन भी कहते हैं। और अगर न्यूट्रल है तो पीएच कितना होगा, 7 पे होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन में आपको याद रखने हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है जो पीएच पेपर होता है। ये क्या है, एक पीस ऑफ पेपर है जिसका यूज़ हम किस लिए करते हैं, ये चीज़ की आइडेंटिफिकेशन के लिए कि जो हमको सोल्यूशन दे रखा है क्या वो एसिडिक है, क्या वो बेसिक है, क्या वो न्यूट्रल है। मतलब कि आपको जो भी सोल्यूशन दे रखा होता है, विलयन दे रखा होता है, या तो वो अम्लीय हो सकता है या क्षारीय हो सकता है या फिर न्यूट्रल हो सकता है। और इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, पीएच पेपर का यूज़ करते हैं, पोटेंशियल हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं। और इसको कैसे टेस्ट किया जाता है, एसिडिक है तो क्या नंबर्स आएंगे, बेसिक है तो क्या आएंगे, और न्यूट्रल है तो क्या आएगा। ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे पीएच पेपर समझा दिया है। अब जो पीएच पेपर है ना, इसका यूज़ कैसे किया जाता है। ये एक पेपर की स्ट्रिप होती है जिसको डिप किया जाता है। डिप का मतलब क्या होता है, डुबोया जाता है किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, और फिर उसके अंदर जो कलर चेंज होता है ना उसको ऑब्जर्व किया जाता है। सेम चीज़ हमारे लिटमस पेपर के साथ होती है। लिटमस पेपर में भी जो कलर है ना वो चेंज होने से हमें पता चलता है। लेकिन लिटमस पेपर का एक नुकसान होता है कि लिटमस पेपर में आपको लिमिटेड चीज़ें पता चलती हैं, मतलब कि 2 ही कलर पता चलेंगे, या तो रेड लिटमस ब्लू हो जाता है या ब्लू लिटमस रेड हो जाता है, जो आपने पढ़ा होगा। लेकिन जब हम पीएच पेपर की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास पीएच पेपर में ना कलर्स बहुत सारे आते हैं। क्यों आते हैं, देखिए मैंने आपको बताया 0 से 7 बहुत सारे नंबर है। अगर बड़े बड़े नंबर्स भी देखो तो 0 से 6 तक तो 6 नंबर्स हो गए। इनको शॉर्ट में देखिए, जैसे 2.2, 2.5, 2.6, 6.1, 6.5, इस तरीके से बहुत सारे जो कलर्स की जो फॉर्मेशन होती है ना, बहुत सारी चीज़ों को हम टेस्ट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ पीएच पेपर। लेकिन लिटमस पेपर में ऐसा नहीं हो पाता है। तो पीएच पेपर को यूज़ कैसे किया जाता है, जो भी सोल्यूशन होता है, SOL का मतलब यहाँ पे जो है ना ये सोल्यूशन है, इसकी मैंने स्पेलिंग शॉर्ट में लिखी है, आप इसको पूरा लिख लीजिएगा। तो सोल्यूशन के अंदर पीएच पेपर को डिप किया जाता है और उसके बाद में जो उसमें कलर चेंज होता है, जो भी रंग में परिवर्तन आते हैं, उसको ऑब्जर्व किया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है जो पीएच होता है किसी भी सॉल्यूशन का, वो क्या चीज़ डिटरमाइन करता है कि जो पीएच मीटर है और जो बहुत सारे ना इंडिकेटर्स होते हैं जिसमें जो कलर होता है ना वो चेंज होता है। अब जो कलर चेंज होता है ना वो किसके अकॉर्डिंग होता है, टाइप ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन के अंदर, कि जो आपका सॉल्यूशन है वो कैसा है, किस चीज़ का आप सॉल्यूशन ले रहे हैं, किस तरीके का आप टेस्ट करें। तो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि जो पीएच है ना वो क्या बताएगा, एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। न्यूट्रल तो बहुत कम चीज़ें होती है उदासीन में, ज़्यादातर जो वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगी वो एसिडिक या बेसिक में देखने को मिलती हैं। ये हो गया आपका टॉपिक कंप्लीट। इसके बाद में नेक्स्ट आता है जो पीएच पेपर है ना, इसको किसने डिस्कवर किया था, किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, तो वो कौन थे, तो सॉरी किसने नहीं, किन्होंने, सॉरी हाँ, तो कौन थे वो, डॉक्टर सोरेनसन थे। इन्होंने जो पीएच पेपर है ना इसको 1909 में इंट्रोड्यूस किया था पीएच स्केल को। और ये कौन थे, डेनिश के साइंटिस्ट थे, ये आप याद रख सकते हैं। मेन चीज़ जो है ना इसमें आपको इनका नाम पता होना चाहिए, सोरेनसन थे और 1909 की बात है। ये चीज़ आपके लिए दो चीज़ें हैं, ये दोनों आप पॉइंट्स को याद रखिएगा। अब कुछ पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिए हैं, जैसे कि आप बता सकते हैं कि इनका पीएच, ये बहुत नॉर्मल चीज़ है जिसका पीएच आपको पता होना चाहिए। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ऐसे लिखा है। पहली चीज़ आती है पीएच ऑफ मिल्क।
जो मिल्क है ना, दूध, उसका पीएच क्या होता है? तो दूध का जो पीएच है वो क्या होता है, 6.7 से 6.9 के बीच में होता है। इससे कम भी हो सकता है, मतलब इन बिटवीन इतना होता है। इसके पीछे की वजह देखिए। अब अगर आपको पीएच पेपर थोड़ा ध्यान होना, यहाँ वाला ये जो पोर्शन अगर थोड़ा ध्यान हो, तो 6.7 और 6.9 तो एसिडिक में आता है, मतलब कि अम्लीय है। अब दूध क्या खट्टा होता है, आपको लगता है क्या? लेकिन हाँ, जो मिल्क है ना, उसका पीएच इतना होता है क्योंकि मिल्क के अंदर एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम कहते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, और मिल्क के अंदर जो एसिड होता है वो क्या होता है, लैक्टिक एसिड। अब एसिड है तो ऑब्वियसली जो पीएच है ना वो 7 से क्या होगा, कम होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। पीएच अगर आपसे पूछा जाए मिल्क का पीएच क्या होता है, तो वो जो न्यूट्रल हो गया, या फिर जो पीएच होगा वो 6.7 से 6.9 के बीच में होगा। मिल्क में एसिड कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड। बैक्टीरिया पूछा जाए लैक्टोबैसिलस, ये याद रखना है। नेक्स्ट आता है पीएच ऑफ यूरिन। जो यूरिन है, मानव मूत्र है, उसका जो पीएच होता है वो क्या होता है? तो जो नॉर्मल वैल्यू होती है पीएच की, वो होती है 4.6 से 8.0। ये जो वैल्यू है ना 4.6 से 8.0, इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आती हैं। अब वो चीज़ डिपेंड करती है कि आप क्या चीज़ खा रहे हैं। आपने मानिए आप बहुत ज़्यादा टैबलेट्स वगैरह लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, कंज्यूम करते हैं उनको, तो आपका जो यूरिन है उसका पीएच आपको अलग दिखेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा सिट्रस फ्रूट खाते हैं, खट्टे फल खाते हैं, पानी वाले फ्रूट्स खाते हैं, तो पीएच अलग होता है। तो इसलिए जो यूरिन है उसका कोई फिक्स पीएच नहीं है, लेकिन हाँ, इसके बीच में जो यूरिन का जो पीएच है ना वो इसके बीच में लाई करता है। अब देखिए, अगर जो यूरिन है उसका पीएच बहुत ज़्यादा होगा तो इसका मतलब क्या है, वो अल्कलाइन है। अल्कलाइन का मतलब क्या होता है, बेसिक, मतलब कि 7 से ज़्यादा अगर पीएच होता है तो वो किस किस चीज़ की सिग्नल हो सकता है, मतलब ये किसकी वजह से हो सकता है। तो ये मेडिकल कंडीशंस को, यूजुअली ये मेडिकल कंडीशंस को शो करता है जिनका पीएच जो होता है यूरिन का वो ज़्यादा हो जाता है, बेस में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो मेडिकल कंडीशंस को शो करता है। जैसे कि आपको कोई डिजीज़ है, कोई प्रॉब्लम है, जैसे क्या क्या हो सकते हैं, किडनी स्टोन हो सकता है, यूरिन का कुछ यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है, किडनी रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो इस सिचुएशन में जो यूरिन का जो पीएच है ना वो बढ़ जाता है, मतलब कि वो बेसिक में अल्कलाइन में कन्वर्ट हो जाता है। अब एक चीज़ और आपको समझनी है कि यहाँ पे ना बार बार किडनी से रिलेटेड क्यों बात करी गई है। तो अगर आपने थोड़ी बहुत बायो याद हो आपको पढ़ी हुई, तो किडनी जो होती है ना उसमें नेफ्रॉन जो होता है वो एक फिल्टरेशन यूनिट का काम करता है, तो इसलिए इनका आपस में रिलेशन होता है। इसी वजह से यहाँ पे किडनी से रिलेटेड डिजीज़ ज़्यादातर बता रखी है, जिसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो आपके यूरिन पे देखने को मिलता है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। हाई हो या फिर अल्कलाइन हो तो इस सिचुएशन में हो सकता है। लेकिन अगर जो इनऑर्गेनिक एसिड्स को अगर आप ले लेते हैं तो उस टाइम पे जो पीएच है ना वो ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, किसका, यूरिन का। जैसे सिट्रस फ्रूट, जो पानी वाले खट्टे फ्रूट्स होते हैं, जूसेस वगैरह आपने बहुत ज़्यादा ले लिए, या फिर कुछ ऐसी ड्रिंक्स ले ली जिसमें इनऑर्गेनिक एसिड हो गया, जैसे कोको कोला हो गया, थम्स अप। तो ये ड्रिंक जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हम पीते हैं कॉकटेल के नाम पे, तो इनकी वजह से जो पीएच है ना वो एसिडिक में ज़्यादा कन्वर्ट हो जाता है। या फिर जिनमें हाई सल्फर बाउंड होता है, अमीनो एसिड कंटेंट जिनमें ज़्यादा होता है, जैसे योगर्ट हो गया, बटर मिल्क, लस्सी, दही, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये हमारे यूरिन का जो एसिडिफिकेशन होता है, एसिड का जो लेवल होता है उसको बढ़ा देते हैं। तो ये हुए 2 पॉइंट्स। फर्स्ट 2 नहीं, इवन 3 बता दिए मैंने। एक तो आपको ब्लड का पीएच बताया, सेकंड मिल्क का पीएच समझा दिया मैंने आपको। इसके बाद में नेक्स्ट पीएच जो बताया मैंने आपको यूरिन का बताया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको कमेंट करना है जो सलाइवा होती है हमारी, लार जो होती है टंग पे, उसका जो पीएच होता है वो क्या होता है। तो ये चीज़ आपको कमेंट करनी है। अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है लिटमस पेपर। जो मैंने अभी आपको पीएच बताया ना उसी में मैंने आपको कुछ कुछ चीज़ें लिटमस पेपर की बताई थी, लेकिन थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए लिटमस पेपर क्या है, जैसे पीएच पेपर होता है ना ऐसे ही लिटमस पेपर होता है। यहाँ पे इसमें ये हमारा लिटमस पेपर है, एक साइड रेड और एक साइड ब्लू। ओके, अब देखिए लिटमस पेपर क्या होता है, जो कि पीएच वैल्यू देता है किसी भी सॉल्यूशन की। और जो लिटमस पेपर होता है ना, सॉरी पीएच पेपर क्या है, हमें सॉल्यूशन की वैल्यू देता है। जैसे कि 7.2 हो गया, 6.9 हो गया, तो ये क्या है, हमें वैल्यू मिली। जो वैल्यू हमको मिलती है ना वो किसकी हेल्प से मिलती है, पीएच पेपर से। लेकिन जो लिटमस पेपर है वो सिर्फ इतना बता पाता है कि जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है। और ये कैसे बता पाता है, कन्वर्जन से। जो रेड लिटमस है वो ब्लू में कन्वर्ट होता है, ब्लू लिटमस किस में हो रहा है, रेड में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसमें 2 ही कलर्स होते हैं, तो इसलिए इससे ज़्यादा चीज़ें हमें पता नहीं चलती हैं।
लेकिन पीएच पेपर का नंबर बहुत ज़्यादा होता है, उसमें नंबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उससे हमें एसिड और बेस बहुत ज़्यादा पता चलते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, ये सब चीज़ें हमें पीएच पेपर की हेल्प से पता चल सकती हैं। सेकेंड पॉइंट आता है, जो लिटमस पेपर है ना वो 2 ही कलर्स दे सकता है। तो ये पॉइंट आपको लिखना है कि लिटमस पेपर कैन गिव ओनली 2 कलर्स, रेड से ब्लू और ब्लू से रेड। लेकिन पीएच पेपर में ऐसा नहीं होता, उसमें बहुत सारी जो रेंज ऑफ कलर है, वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि पीएच कलर में ना हमारे पीएच पेपर में हमारे पास बहुत सारे नंबर्स होते हैं। 0 से 7 हो गया, मतलब 6.9 तक हो गया, फिर उसके बाद में 7.1 से लेके 14 तक का, जो कि नीचे बेस हो गए, ऊपर एसिड हो गया, 7 न्यूट्रल हो गया। तो ये पॉइंट्स थे माय डियर व्यूअर्स आपके लिए लिटमस पेपर और पीएच पेपर के। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 17 पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद में आप ये कोई भी क्वेश्चन का आंसर आराम से दे सकते हैं, क्योंकि आपको कोई भी पैराग्राफ दे दिया जाएगा और उसको पढ़ के समझ के आपको आंसर देना होगा। लेकिन उसके अलावा भी आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि मानिए कोई और पैराग्राफ आ जाए तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद में क्वेश्चन नंबर 18 आता है। इस पैराग्राफ में मेटल और नॉन मेटल से रिलेटेड बात करी गई है, जैसे मेटल की प्रॉपर्टी होती है मेलेबिलिटी, नॉन मेटल्स के बारे में, तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको समझा रखी हैं। इसलिए मैं आपको मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल क्या होते हैं, इनका पूरा डिफरेंस पूरा अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर देती हूँ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ में, ताकि आप इस क्वेश्चन को भी काफ़ी अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ। सो क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें से आने के पूरे चांसेस होते हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप जब सीबीएसई बोर्ड देते हैं तभी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एग्ज़ाम्स की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उस टाइम पे भी ये कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें डिफरेंसेस, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और यूजेस और कुछ जो एक्सेप्शन केसेस होते हैं वो आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल से रिलेटेड पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो जो मेटल एंड नॉन मेटल है, इसमें से स्टार्टिंग हम करेंगे मेटल्स के साथ में। मेटल्स क्या होते हैं, धातुएं क्या होती हैं। मेटल को कहते हैं धातुएं और नॉन मेटल्स को अधातुएं। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। मेटल्स देखिए क्या होते हैं, मेजॉरिटी एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर मेटल। अब जैसे ना हमारी ये पीरियोडिक टेबल होती है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी ध्यान हो तो ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है हमारी पीरियोडिक टेबल का, और ये नीचे होता है एफ ब्लॉक। यहाँ पे ये जो पीरियोडिक टेबल है इसमें ब्लॉक्स को डिवाइड किया गया है। नीचे वाले ब्लॉक में 2 कॉलम्स होते हैं, ये हमारा पी ब्लॉक है, 2 पीरियड्स होते हैं, ये आपका एफ ब्लॉक होता है। इधर एस ब्लॉक है, ये बीच वाला डी ब्लॉक होता है, और ये हमारा पी ब्लॉक होता है। तो जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसमें हमारे पास टोटल 4 ब्लॉक्स हैं, जिसमें से ये बताया गया है कि जो हमारी पीरियोडिक टेबल है इसमें मोस्टली जो मेजॉरिटी है एलिमेंट्स की, वो ज़्यादातर क्या है, मेटल से धातुएं पाई जाती हैं। धातुओं में भी देखिए बहुत सारी वैरायटी आपके पास में प्रेजेंट होती है। तो इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि एल्कली मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स, लैंथेनाइट्स, एक्टिनॉइड्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये टोटल 5 चीज़ें जो है ना, ये मिलके क्या बनती हैं, मेटल्स बनती हैं। क्योंकि मेटल्स में भी ना बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए जो पीरियोडिक टेबल है उसमें मोस्टली जो एलिमेंट्स जो मेटल हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, तो आपको पता होना चाहिए। पहली चीज़ तो अल्कली मेटल्स, सेकेंड ट्रांजिशन मेटल्स, थर्ड वन इज़ लैंथेनाइट्स, फोर्थ वन इज़ एक्टिनाइट्स, और लास्ट वन इज़ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो ये हो गया आपका मेटल्स के बारे में थोड़ा इंट्रो। इसके बाद में मेटल्स में हम 2 चीज़ें पढ़ेंगे, एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड सेकेंड वन इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़। दोनों ही एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार आपसे इनको सेपरेटली पूछ लिया जाता है, स्पेशली फिजिकल प्रॉपर्टीज़, और कई बार आपको खुद से, जब आप जैसे अभी सीबीएसई बोर्ड जब आप देंगे 10th और 9th क्लास जब आप पढ़ते हैं, तो वहाँ पे आपको इसको पूरा डिटेल में भी आंसर को लिखना पड़ता है। वीडियो को पॉज करके आप अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको इनसे। अब देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अगर मेटल में देखें तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने दे रखी हैं। फर्स्ट आता है कि जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, शाइनी होते हैं, लस्ट्रस होते हैं नेचर में, मतलब कि इनके अंदर चमक होती है। जो धातुएं होती हैं वो अपने आप में क्या होती है, चमकती हैं। नेक्स्ट है मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल का मतलब क्या होता है, इनको मेल्ट करके पिघला कर शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है।
जैसे कि आपने देखा होगा चांदी की जो वर्क होता है, मिठाइयों के ऊपर चांदी की शीट लगाई जाती है, तो इसका मतलब सिल्वर क्या है, मेटल है, लेकिन उसको कन्वर्ट करके किस में किया गया कन्वर्ट, उसको शीट में जो चांदी का वर्क लगता है मिठाइयों पे, तो वो चीज़ आती है हमारी मैलिएबल में, मतलब कि धातु को पीट कर शीट में कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब होता है तन्यता, जिसमें हम तार में उनको कन्वर्ट करते हैं। जैसे कॉपर की वायर्स बनती हैं और काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है, उनको बांधने के पर्सपेक्टिव से यूज़ किया जाता है। लेकिन जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, चमकदार होती है, मैलेबल होती है, डक्टाइल होती हैं, लेकिन हर एक मेटल, हर एक धातु में ये प्रॉपर्टी हो ज़रूरी नहीं है। 99% प्रॉपर्टीज़ धातु में यही होती हैं, लेकिन कुछ परसेंट एक्सेप्शंस होते हैं जहाँ पे ये रूल्स थोड़े बहुत चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी आती है मेटल इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। जो धातु होती है वो ऊष्मा की सुचालक होती है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है और हीट की। नेक्स्ट नंबर 5 इज एट रूम टेम्परेचर इट इज़ इन सॉलिड फॉर्म एक्सेप्ट फॉर मर्क्यूरी। जो धातुएं होती हैं, मेटल्स होते हैं, वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, मतलब कि जो कमरे का ताप होता है उसमें जो मेटल्स होते हैं, धातुएं होती हैं, वो ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। लेकिन एक्सेप्शन है, मर्करी जो है वो हमें लिक्विड फॉर्म में मिलता है, और ये चीज़ आप एग्जाम्पल थर्मोमीटर से ले सकते हैं। नेक्स्ट 7 नंबर पे प्रॉपर्टी है वेरी हार्ड एक्सेप्ट सोडियम। मतलब कि जो मेटल्स होते हैं, धातुएं होती हैं, वो बहुत हार्ड होती हैं, मतलब उनको ईजिली कट नहीं किया जा सकता। लेकिन सोडियम इसमें एक एक्सेप्शन है। सोडियम को Na से डिनोट करते हैं, 11 इसका एटॉमिक नंबर होता है, और ये एक ऐसी धातु है जिसको नाइफ से, चाकू की हेल्प से आप कट कर सकते हैं। तो एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पे ये रूल्स होते हैं मेटल्स के, लेकिन कुछ एक्सेप्शन केसेस आते हैं जहाँ पे इनके रूल्स में आपको चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। तो 7th पॉइंट में भी यही बता रखा है कि जो धातुएं होती हैं वो हार्ड होती हैं, सॉलिड होती हैं, लेकिन सोडियम को छोड़कर, सोडियम क्या है जो कि नाइफ से जिसको कट किया जा सकता है, वो इतनी नर्म होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑब्क्यू होते हैं, मतलब कि ओपेक, जिसके अंदर से आपको दिखाई नहीं देता। तो जो मेटल होते हैं, धातु होते हैं, उनके आर पार हमें दिखाई नहीं देता है। सो ये आपके पास में टोटल मैंने 7 प्रॉपर्टीज़ दी हैं जो कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आती है मेटल्स की। एक बार एक बार और बता देती हूँ। जैसे कि फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है शाइनी, लस्टरस होती है नेचर में, मैलेबल होते हैं मेटल्स, डक्टाइल होते हैं, और एक गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट के। इसके अलावा रूम टेम्परेचर पे बात करें तो ये सॉलिड होते हैं, लेकिन मर्करी के अलावा, क्योंकि ये आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। और एवरी हार्ड मतलब ये हार्ड होते हैं, मेटल्स काफ़ी हार्ड होते हैं, लेकिन सोडियम को छोड़कर। इसके अलावा मेटल्स के आर पार नहीं देखा जा सकता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी। जैसे फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती है ना, कि कोई चीज़ आप देख के बता दें वो कैसी है कैसी नहीं है, ऐसे ही केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आता है जहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स और केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड बात करते हैं। और ये जो प्रॉपर्टी होती है केमिकल प्रॉपर्टी, ये चेंजेस होते हुए आपको दिखते नहीं हैं, लेकिन हाँ चेंज हो जाता है। जैसे कि जो केमिकल प्रॉपर्टी, जो मेटल्स होते हैं वो इजीली कोरेडेबल हो जाते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा आयरन जो होता है लोहे पे जंग लगता है, सिल्वर जो है चांदी काली पड़ती है, तो ये क्या होता है, इनमें संचारण बहुत इजीली हो जाता है। इसके अलावा जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर सकते हैं और बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। इसके अलावा इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो काफ़ी लो होती है मेटल्स की, धातुओं की, और गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। सो ये कुछ आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं। आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। ये तो हो गया आपके पास में मेटल्स। मेटल का मैंने बता दिया आपको, इन फॉर्म्स में अवेलेबल होते हैं। ये इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हो गई। ये आती हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास में नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है, ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होते हैं। अगर
आपने मेटल्स को काफ़ी अच्छे से समझा है, हर एक पॉइंट आपको क्लियर हुआ है। तो नॉन मेटल्स बिल्कुल इनके ऑपोजिट होते हैं। तो जैसे जो मेटल्स होती हैं, धातुएं होती हैं, वो गुड कंडक्टर होती हैं, ऐसे ही जो नॉन मेटल्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट होते हैं। नॉन डक्टाइल मेटल्स होते हैं, मतलब कि जो अधातुएं होती हैं उनको आप पीट कर शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ना आप उनको तार में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो नॉन मेटल्स हैं, अधातु जो होती हैं, वो ब्रिटल सॉलिड्स होती हैं और कई बार रूम टेम्परेचर पे, जैसे कि जो हमारी धातुएं होती हैं रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होती हैं, ऐसे ही नॉन धातुएं जो होती हैं, अधातुएं, ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसेस भी हो सकती हैं। इसके अलावा ये सोनोरस नहीं होती है। सोनोरस का मतलब होता है जिसमें साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे कि आप किसी मेटल को थोड़ा सा आप उस पर कुछ मारते हैं, आपको उस पर आवाज़ आती है, जैसे इसको आपने ऐसे करा तो आवाज़ आती है। तो जो नॉन मेटल्स अधातुएं जो होती हैं वो सोनोरस नहीं होती हैं, उनमें साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है। जैसे हम धातुओं में आर पार नहीं देख सकते, ऐसे अधातुओं में आप आर पार देख सकते हैं क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होती हैं। सो ये अधातुओं की, नॉन मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं। अब अधातुओं की केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं अधातु की, नॉन मेटल्स की। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर शेल इज़ जनरली 4 to 8, मतलब कि हमारे पास टोटल 4 शेल्स हैं यहाँ पे, KLMN शेल। तो यहाँ पे जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल, मतलब कि जो लास्ट शेल होता है वो K भी हो सकता है, L भी हो सकता है, M भी हो सकता है और N भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कौन सा एलिमेंट आप ले रहे हैं उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग। तो जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर शेल के अंदर वो क्या होते हैं, जनरली 4 to 8 होते हैं। इसके बाद में जो नॉन मेटल्स हैं, अधातुएं हैं, वो ईज़िली इलेक्ट्रॉन्स को गेन और लूज़ कर सकती हैं। इसके अलावा ये एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन जो जो धातु होती है, मेटल्स होती हैं, वो हमारी बेसिक ऑक्साइड्स बनाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इनमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ज़्यादा होती है और जो मेटल्स होते हैं, मतलब कि धातुएं होती हैं, उनमें लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और ये ग्रेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। सो ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी आपके पास में नॉन मेटल्स की, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप लिख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास में 2 एक्सेप्शंस दे रखे हैं नॉन मेटल्स के। जैसे कि जो अधातुएं होती हैं, ये क्या होती हैं, नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं लेकिन डायमंड को छोड़कर। इसके अलावा ये नॉन लस्ट्रस होते हैं, मतलब इनमें चमक नहीं होती अधातु में, लेकिन आयोडीन एक एक्सेप्शन है इसका जिसमें चमक होती है। सो ये हो गई मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के डिफरेंसेस। इसके बाद में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप चैनल पे नए हैं, एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।